टॉपिक है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है जी, ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हाई यील्ड टॉपिक है। इससे भी मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई भी आप लोग मेडिकल के एग्ज़ाम में जाएंगे तो एटलीस्ट यहाँ से भी एक एमसीक्यूज आप लोगों को मिल सकती हैं। एंड वन एमसीक्यू मैटर अलॉट इन द एग्जाम, तो प्लीज़ एवरीवन फोकस कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसके अंदर हम क्या जानेंगे और हम कौन कौन सी चीज़ को फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। It is autoimmune inflammation and demyelination of CNS. CNS mean brain and spinal cord with slowly axonal damage. तो एक्चुअली जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये एक्सोनल डैमेज है, जिसमें हमारी इम्यून सिस्टम एबनॉर्मली रिएक्ट करती है एक्सॉन के खिलाफ और ब्रेन स्पाइनल कार्ड के अंदर जो एक्सॉन है न्यूरॉन के अंदर उनको डैमेज करती है। जैसा कि हमें पता है कि ऑटो इम्यून जो डिजीज है वो यूजुअली फीमेल सेक्स को अफेक्ट करती है, इसी तरह मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये भी मिडिल एज फीमेल के अंदर कॉमन है। मोर कॉमन इंडिविजुअल विद अप टू फर्दर फ्रॉम इक्वेटर एंड विद लो सीरम विटामिन डी लेवल कैन प्रेजेंट विद। अब सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है मिडिल एज फीमेल के अंदर कॉमन है और एक किस्म की ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें जो सिम्टम्स आते हैं सबसे पहले ऑप्टिक न्यूराइटिस, एक्यूट पेनफुल मोनोऑक्यूलर विजुअल लॉस एसोसिएटेड विद रिलेटिवली एफरेंट पिपिलरी डिफेक्ट। फिर इसमें जनाब हमारे पास डिप्लोपिया ब्रेन स्टेम लीजन होती है, जिसकी वजह से डबल विजन, एटाक्सिया, स्कैनिंग स्पीच एंड इंटेंशन ट्रेमर्स। नेस्टेगमस भी होती है, इंट्रा न्यूक्लियर अप्थेल्मोप्लाजिया, जिसमें बाइलेटरल इज मोर कॉमन देन यूनिलेटरल। इसमें और पिरामिडल ट्रैक डीमाइलिनेशन की वीकनेस, स्पास्टिसिटी एंड स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम भी होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन along with cervical spine and neck flexion। न्यूरोजेनिक ब्लैडर लाइक यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, पैरापेरेसिस, सेंसरी मैनिफेस्टेशन अफेक्टिंग द ट्रंक और वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीमिटी। अब सवाल ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोग को मैं समझाने जा रहा हूँ कि आप लोग कहेंगे कि सर ने तो जस्ट इसको रीड किया, कि हमें कैसे पता चलेगा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की हिस्ट्री है कि नहीं। सबसे पहले आप लोग को मैं बताता चलूँ, जब हमने फर्स्ट लाइन के अंदर पढ़ा कि ये सीएनएस का मसला है, तो उसमें या तो ब्रेन अफेक्ट होगी या स्पाइनल कार्ड, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया जहाँ पे अफेक्ट है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, उसी पे डिपेंड करते हुए सिम्टम्स आएंगे। अब ये जो सिम्टम्स इन लोगों ने बताए हैं, जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे एक मरीज में हो, लेकिन जो सबसे कॉमन है इसको मैं टिक करता हूँ। ऑप्टिक न्यूराइटिस के सिम्टम्स आते हैं, स्कैनिंग स्पीच आती है और इंट्रा न्यूक्लियर अप्थेल्मोप्लाजिया। दीज आर द थ्री कॉमन सिम्टम दैट इज सीन इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट। ठीक है, लेकिन ये सिम्टम हमें कैसे पता चलेगा कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हैं। दे आर एग्जासरबेट विद इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर लाइक हार्ट बाथ एक्सरसाइज। इस डिजीज को अगर हम ट्रीट कर भी ले लें, दिस हैज हाई चांस ऑफ रिलैप्स। रिमिटिंग इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कोर्स। इसकी फाइंडिंग क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी लेवल इंक्रीज, माइलिन बेसिक प्रोटीन इन सीएसएफ। मतलब आईजीजी लेवल अगर आप सीएसएफ देखें, आप लंबार पंक्चर करें तो उसमें आईजीजी लेवल ज्यादा होता है। ओलिगोक्लोनल बैंड इज हेल्प इन द डायग्नोसिस। लेकिन हमने तो ये देखना है कि इस डिजीज के अंदर एक्सोनल डैमेज होता है, और वो भी कहाँ पे? ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में, सीएनएस के अंदर। तो इफ यू वांट टू सी द एग्जैक्ट एरिया के सीएनएस के अंदर कहाँ पे डैमेज है, उसके लिए हम जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट करेंगे वो क्या है? एमआरआई। दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। इट विल शोज पेरिवेंट्रिकुलर प्लाक लाइक ओलिगोडेंड्रोसाइट लॉस एंड रिएक्टिव ग्लाइकोसिस। इसकी वजह यह है कि जो सीएनएस है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, उसके अंदर जो एक्सॉन है उसको बनाने वाले, जो माइलिन शीट को बनाने वाले सेल हैं, दे आर ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये असल में क्या हो जाते हैं? डैमेज। और जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये ऑटो इम्यून तो है, लेकिन इतना भी याद रखें कि ये टी सेल मीडिएटेड इंजरी है। इसमें जो इम्यून सिस्टम है वो एबनॉर्मली टी सेल रिएक्ट करके एक्सॉन को डैमेज कर देते हैं। ठीक है जी। फिर ट्रीटमेंट क्या है? स्टॉप रिलैप्सेस एंड डिक्रीज प्रोग्रेशन विद मोर डिजीज मॉडिफाइंग थेरापी लाइक बीटा इंटरफेरॉन लाइक ग्लेटिरामेर एंड निटालिजोमाब। ट्रीट अक्यूट फ्लेयर विद आईवी स्टीरॉयड, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज मेजॉरिटी हम स्टीरॉयड से ठीक करते हैं। और जो न्यूरोजेनिक ब्लैडर है वो सबसे पहले हम कैथेटर रखते हैं, मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट देंगे और बोटुलिनम टॉक्सिन दे सकते हैं। ठीक है। अगर स्पास्टिसिटी है
तो हम बेक्लोफेन देते हैं, गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट देते हैं, और पेन किलर के लिए टीसीए एमिट्रिप्टाइलिन देते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी कन्वर्जन देते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक स्पेक्ट्रम है सिम्टम्स की, जो मिडिल एज फीमेल के अंदर टी सेल मीडिएटेड डैमेज की वजह से होता है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने समझनी है वो ये है, हमारे पास इसके अंदर क्या होता है कि अप्थेल्मोप्लेजिया, देयर इज स्पास्टिसिटी एंड इंट्रा न्यूक्लियर अप्थेल्मोप्लेजिया, ये इसके अंदर आते हैं। और साथ में इसके अंदर डिप्लोपिया वगैरह होती है। लेकिन ये डिजीज जब ठीक होती है तो इस डिजीज के जो रिलैप्स चांसेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। इट इज आल्सो नोन एज सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस, जिसको हम CPM कहते हैं, सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस। मैसिव एक्सोनल डीमाइलिनेशन इन पोन्स white matter secondary to rapid osmotic changes, most commonly heterogenic correction of hyponatremia, very important one, but also rapid shift of other electrolyte like glucose, acute paralysis, dysarthria, dysphagia and diplopia। ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें 3D है, डिसआर्थरिया कांट स्पीच प्रॉपर्ली, डिस्फेजिया कांट swallow properly and diplopia एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें जो पेशेंट आता है वो न बोल सकेगा, वो न गा सकेगा, वो न, मतलब ये है कि वो हरकत भी नहीं करेगा, उसको पैरालिसिस होती है। तो ऐसा बंदा जो न बोल सके, न गा सके, न मूव कर सके, लेकिन सिर्फ वो अपनी आंखों को ब्लिंक करता रहे, ब्लिंक, मतलब हम कहते यार आप देखते हैं बोलते नहीं है, हाथ पैर नहीं हिला सकते, ऐसा बंदा दैट ओनली ब्लिंक द आई बट कांट डू एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड लॉग्ड इन सिंड्रोम। और लॉग्ड इन सिंड्रोम के अंदर अगर एग्जाम में आ जाए, FCPS वाले गौर से सुने कि इसमें कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, बेजिलर आर्टरी। और बेजिलर आर्टरी मेनली पोन्स को सप्लाई करती है, तो उसमें पुंटाइन एरिया डैमेज होता है। करेक्शन सीरम सोडियम टू पास्ट, अगर एक पेशेंट है उसका जो हाइपोनेट्रीमिया है, उसका डिक्रीज सोडियम, सोडियम लेवल उसका कम है, तो हमें एकदम सोडियम नहीं बढ़ाना है क्योंकि CPM के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर बिहाइंड CPM, दैट इज हेट्रोजेनिक फास्ट करेक्शन ऑफ द सोडियम। हाइपोनेट्रीमिया को जब हम फास्ट करेक्ट करते हैं तो CPM के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इन दोनों लाइन को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहते हैं। इसमें बताते हैं फ्रॉम लो टू हाई, अगर हम सोडियम की लो लेवल को हाई करते हैं, योर पोन्स विल डाई, ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। लेकिन अगर आप हाई से लो की तरफ आएंगे, योर ब्रेन विल ब्लो, दैट इज सेरेब्रल एडीमा। तो दोनों प्रॉब्लम है, हम हाइपर नेट्रीमिया को एक्यूटली, फास्टली, एब्रप्टली कम भी नहीं कर सकते, और हाइपोनेट्रीमिया को फास्टली हम बढ़ा भी नहीं सकते। तो मतलब स्लोली एंड स्टेडली हम सोडियम लेवल को करेक्ट करते हैं, अदरवाइज हम या तो ब्रेन हर्निएशन करेंगे, या जनाब दूसरी तरफ पे हम जाकर सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस करेंगे। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में आ जाए कि सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस कब कॉमन है, जब हम लो सोडियम को टू फास्टली एब्रप्टली उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे CPM के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर कंडीशन है दैट इज कॉल्ड AIDP, दैट इज कॉल्ड acute inflammatory demyelinating polyneuropathy, most commonly known as GBS, Guillain-Barré syndrome। इसको हम क्या कहते हैं, Guillain-Barré। इसमें याद रखिए, इट इज ऑटो इम्यून कंडीशन दैट डिस्ट्रॉय श्वान सेल। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट डैमेज होती है, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का इशू है, ये उसी तरह की डिजीज है, लेकिन इसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट की बजाय श्वान सेल डिस्ट्रॉय होती है। दोनों ऑटो इम्यून है, लेकिन उसमें CNS का मसला है, इसमें पेरिफेरल नर्व का मसला है। ठीक है जी। मतलब थर्ड नंबर नर्व से लेके लास्ट तक, हाइपोग्लोसल नर्व तक, कोई भी नर्व ये डैमेज कर सकती है। लाइक facilitated by molecular mimicry and triggered by inoculation or stress. Despite association with infection, this Campylobacter jejuni is the very common infection that is highly associated with this Guillain-Barré syndrome। इसमें जो क्वेश्चन आता है कि अगर एक पेशेंट है, उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो चुका है, GIT का मसला है, और वो कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई ने की है, और कुछ वक्त के बाद उसको सिमेट्रिक एसेंडिंग मसल वीकनेस हो जाए, ऑलवेज थिंक अबाउट Guillain-Barré सिंड्रोम। इसमें जो रिफ्लेक्सेस है
डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस या तो एब्सेंट होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं, ठीक है जी। इसमें फेशियल पैरालिसिस भी हो सकती है। इवन रेस्पिरेटरी फेलियर इज वेरी कॉमन एंड दैट विल बी द कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन दिस प्रॉब्लम। तो आप लोग एक चीज याद रखें कि भाई वो कंडीशन जिसमें जीआईटी इन्फेक्शन, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई इन्फेक्शन के बाद अगर एक पेशेंट को सिमेट्रिक असेंडिंग पैरालिसिस हो जाए followed by decrease or absent deep tendon reflexes, think about कि उस इन्फेक्शन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनी थी वो जाकर मिस्टेकली श्वान सेल को डिस्ट्रॉय कर चुकी है, which leads to multiple nerve problem which is called polyneuropathy। अब इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज सीएसएफ प्रोटीन विद नॉर्मल सेल काउंट, मतलब जब हम सीएसएफ में देखते हैं प्रोटीन लेवल ज्यादा होगी। अब इस पेशेंट को रिस्पिरेटरी सपोर्ट देना वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज if this disease is left untreated, it will cause diaphragm, which is the chief respiratory muscle, its paralysis. And diaphragm paralysis is very, very common in AITP. इसमें डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं या इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन। लेकिन अब इसके पीछे एग्जैक्टली पता या रिसर्च नहीं है कि वाई, बट ये है ऑटो इम्यून, बट इसमें स्टीरॉयड का कोई रोल नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि मेजॉरिटी जितने ऑटो इम्यून डिजीज हैं इसमें मेजॉरिटी कंडीशंस के अंदर स्टीरॉयड का अच्छा खासा रोल होता है। अगर आप लोगों से वैसे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पे ये पूछे कि आप ऐसे डिजीज का नाम बताए कि वो हमारे पास फॉर एग्जांपल वो जो डिजीज है वो ऑटो इम्यून है लेकिन वहां पे स्टीरॉयड का रोल नहीं है, दैट विल बी जीबीएस, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। अब इसके बाद एक्यूट डिसेमिनेटेड या फूड्स इन्फेक्शियस encephalomyelitis, multifocal inflammation and demyelination after infection or vaccination, present with rapidly progressive multifocal neurological symptom and altered mental status। अब ये वो कंडीशन है जो इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के बाद ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इन्फ्लेमेशन करे तो उसका नाम एक्यूट डिसेमिनेटेड पोस्ट मीन आफ्टर इन्फेक्शियस एन्सेफेलोमाइलिटिस। इसमें इंपोर्टेंट है चारकोट मेरी टूथ डिजीज, CMT डिजीज। इट इज आल्सो कॉल्ड हेरिडिटरी मोटर एंड सेंसरी न्यूरोपैथी, group of progressive hereditary nerve disorder led to defective production of protein involved in the structure and function of peripheral nerve or myelin sheath। टिपिकली ये जो डिजीज है चारकोट मेरी टूथ ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है एंड दैट कैन कॉज एसोसिएट विद फुट डिफॉर्मिटी लाइक पेस केवम एंड हेमाटो, लोअर एक्सट्रीमिटी वीकनेस, फुट ड्रॉप हो सकती है एंड सेंसरी डेफिसिट, देयर विल बी कांट मूव द टोस। इसका मतलब यह है कि इसमें जो टोज है वो हम मूव नहीं कर सकते। लेकिन इस डिजीज के बारे में अगर आप लोगों से पूछे कि इसकी जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या है तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ये इसका एग्जैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। और इसमें लिखे कि इसमें जो जीन प्रॉब्लम है उसको PMP22 कहते हैं। फिर इसके बाद प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी, ये एक डीमाइलिनेटिंग डिजीज ऑफ द CNS है। वाई? ल्यूकोमीन वाइट, वाइट मैटर एन्सेफेलोपैथी, डिजीज ऑफ द ब्रेन। और आप लोगों को पता है कि जो CNS है उसके अंदर जो माइलिन शीट है, जो वाइट मैटर है उसको बनाने वाले सेल ओलिगोडेंड्रोसाइट, और एक JC वायरस की रीएक्टिवेशन से होती है स्पेशली इन अ पेशेंट ऑफ एड्स, लिम्फोमा और ल्यूकीमिया। तो इसमें भी ये फेटल है, प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब एंड विजुअल सिम्टम आर वेरी कॉमन, इंक्रीज एसोसिएटेड विद नेटालिजोमाब। तो आप लोग इतना याद रखें कि ऐसा कंडीशन जो एड्स, ल्यूकीमिया या लिम्फोमा पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी पहले से वीक है, उन लोगों के अंदर अगर मल्टीपल एरियाज ऑफ द ब्रेन के अंदर वाइट मैटर या एक्सॉन की डैमेज हो जाए तो उस डिजीज को हम प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी कहते हैं, ठीक है जी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम एज वेल। तो आप लोग को ये चीज आना चाहिए। और इसी तरह अगर आप लोग इसी को फोकस करेंगे दैट विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड द डिजीज एज वेल। इसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे अदर डिसऑर्डर, लाइक इसमें फिर क्राइब डिजीज है, मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी एंड एड्रीनो ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। लेकिन ये डिजीज इतनी रेयर है कि इन डिजीज को इन लोगों ने फिर हमारे पास ये एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हम पढ़ते हैं उनको जस्ट आप लोग इतना पढ़ें कि इसमें जो डिजीज हैं उसमें जो आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम उसको सही तरीके से सही मानों में
उनको आप हाईलाइट करें, ताकि उससे आप लोगों की जो एमसीक्यूज है वो हल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आप उसको ज़रूर गौर से देखेंगे। इसमें जो सिम्टम्स इन लोगों ने दिए हैं इसको आप लोगों ने याद रखना है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, थैलेमिक सिम्टम, स्पीच सिम्टम एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और आप लोगों को बताया था कि ये सिम्टम एक कंप्लीट पूरे के पूरे पेशेंट के अंदर हमें मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। लेकिन आप लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट होता है, एक मिडिल एज यंग फीमेल होगी, इसके अंदर अप्थेल्मोप्लेजिया ऑप्टिक न्यूराइटिस होती है, ठीक है। ये ज़रूर आप लोगों ने देखिए, सीटी स्कैन पे अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें, ये क्या है, दीज आर द वेंट्रिकल्स, ये क्या है, वेंट्रिकल। और ये जो आप लोगों को ब्लैक चीज नजर आ रही है, ये वेंट्रिकल के अंदर क्या है, CSF है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल है उसका काम CSF बनाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको फोकस के साथ देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि आप लोग को यहाँ से ये चीज समझ आनी चाहिए। ये जो एरिया है ना, ये दैट इज कॉल्ड पेरी वेंट्रिकुलर। अब ये वेंट्रिकल के बाहर प्लाक्स है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरी वेंट्रिकुलर प्लाक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों से अगर कोई ये पूछे कि यार व्हाट यू विल लुक फॉर CSF चेंजेस इन केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो आप लोग का आंसर होना चाहिए दैट इज कॉल्ड पेरी वेंट्रिकुलर प्लाक्स। जो पेरी वेंट्रिकुलर प्लाक्स है ये हमें CSF, ये वेंट्रिकल के इर्द गिर्द हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में नजर आने चाहिए, ठीक है। और ये चीजें फिर आसान है, वार्न बार सिंड्रोम, इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है कि अगर एक पेशेंट है उसको रिसेंटली GIT इन्फेक्शन हुआ है, कैम्पाइलोबैक्टर जिजुनाई, और इसके बाद सिमेट्रिक असेंडिंग पैरालिसिस हो जाए, ऑलवेज थिंक अबाउट ग्वालिन बार। इसमें श्वान सेल का मसला है और फाइबर मीन नर्व का इशू है, ये CNS का नहीं PNS का मसला है। और एग्जाम के अंदर आता है कि व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा पेरेसिस या प्लाज्मा एक्सचेंज उसको हम कहते हैं, ठीक है। और चारकोट मेरी टूथ डिजीज जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ये चीज अगर आप लोग सही तरीके से पिक करके याद करेंगे, दीज आर मोर देन एनफ टू अंडरस्टैंड। तो सी यू टुमारो विद नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।